हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइंस की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के बारे में, थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके से जानते हैं और कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स की पत्तियों में होता है, ग्रीन लीव्स में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की दोस्तों एक इक्वेशन होती है, आप उसको केमिकल इक्वेशन कह सकते हो। और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे ये जो 6, 12, 2, ये जो लिखे हैं नंबर्स, ये बेसिकली केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड वे में लिखी जाती है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन को जानते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन शुरू होती है यहाँ से। सबसे पहले आता है 6CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के H2O के 12 हैं। इनका आपस में संगम होगा और प्लांट जो है अपना खाना बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स की पत्तियों में होता है, और सूरज की किरणों की मदद से, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। आउटकम क्या निकल कर आएगा? जो प्लांट का खाना होता है उसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो बचा हुआ रिजर्व खाना होता है जिसको प्लांट इमीडिएटली यूज नहीं करता है, उसको हम कहते हैं स्टार्च। और इंसानों के शरीर में जो एनर्जी खाना खाने के बाद पैदा होती है, एक तो होता है कि एक्टिविटी करते हुए हम उसको यूज करते रहते हैं। जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं, तो जो भी मैंने खाना खा रखा है उसकी एनर्जी जो है वो अभी करंटली यूटिलाइज हो रही है, लेकिन कुछ एनर्जी मेरी बॉडी रिजर्व भी करके रखेगा। तो इंसानों के शरीर में जो रिजर्व एनर्जी होती है, जैसे प्लांट में रिजर्व एनर्जी को हम लोग स्टार्च कहते हैं, इंसानों के अंदर हम उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? ग्लूकोज बनेगा इससे, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स और अगेन वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो इसके अंदर हमने देखा, सबसे पहले तो 6CO2, 6 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के। उसके बाद आपका क्लोरोफिल, ये ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है, पत्तियों में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, सनलाइट क्योंकि प्लांट्स को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, ताकि प्लांट्स अपना खाना बना सके इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, आप उसको कह लो या कार्बोहाइड्रेट कह लो। तो वो सनलाइट ऐसा नहीं है कि आपने प्लांट को जब तक धूप के नीचे रखा, पत्तियों को रखा, जब तक उन पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तभी तक वो खाना बना पाएंगे। सूरज की किरणें कुछ टाइम के लिए आप प्लांट्स की पत्तियों को दिखा दो, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो हीट लविंग पिगमेंट होता है, सनलाइट लविंग पिगमेंट होता है, हीट नहीं कहना चाहिए हमें, और सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, ताकि फिर अगर आपने छाँव में भी, किसी छाया में, शेडो रीजन में भी अगर प्लांट को रख दिया है, तो वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगी, क्योंकि उसने सनलाइट को ट्रैप कर लिया था जब वो एक्सपोज हो रखा था सूरज की किरण के सामने। ठीक है, उसके बाद है सनलाइट, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा। फिर C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे वाटर के। ये तो आपने समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस्ड होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली है क्या। फोटोसिंथेसिस दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स, कीवर्ड पर ध्यान देना, सिर्फ ग्रीन पौधों की यहाँ पर बात हो रही है, हरे भरे प्लांट्स की, वो अपना खाना खुद से बना पाते हैं। किस किस चीज का इस्तेमाल करके? एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है पानी, तीसरा सूरज की किरण, और चौथा क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। जो फूड प्रोड्यूस होता है प्लांट का, उसको आप कार्बोहाइड्रेट कह लो या ग्लूकोज कह लो, बात एक ही है। प्लांट के खाने को कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो आप, ग्लूकोज भी बोल सकते हो। जो बचा हुआ रिजर्व खाना होता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को। किस चीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं? यानी कि इसका यूज कर रहे हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री में हम इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्योंकि केमिकल इक्वेशन लिख रखी है
रिएक्टेंट्स जब भी मर्ज होते हैं या उनका आपस में कोई तालमेल होता है, उससे जो एंड रिजल्ट निकल कर आता है, जो भी चीज बनकर निकल कर आती है, जो आउटकम निकल कर आता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ये राइट हैंड साइड पे ये जो भी चीजें हैं ये हैं आपके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स ने क्या करा, CO2 को और H2O को यूज करा, रिएक्टेंट्स हैं ये दोनों। प्रोडक्ट क्या निकल कर आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर ग्लूकोज को बोला जा रहा है, C6H12O6। इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, ये जो खाना बना ये कैसे बना, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो पाता है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से हो पाता है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स की पत्तियों में, उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। फिर ये फोटोसिंथेसिस का यानी कि फूड मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, सिंपली फोटोसिंथेसिस कुछ भी नहीं होता, बचपन से जो हमें इतना टेक्निकल टर्म बताया जाता है, खाना बनाने का एक प्रोसेस होता है प्लांट्स का, ठीक है। तो वो क्लोरोफिल जो है उसने सनलाइट को ट्रैप करा और खाना बनाने का प्रोसेस चल पड़ता है। खाना जो बनकर निकल कर आता है वो ग्लूकोज, इसके अलावा 2 प्रोडक्ट्स और निकल कर आते हैं, एक ऑक्सीजन और एक पानी, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो इनटेक करते हैं। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं प्रॉपर तरीके से फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर, उनकी पत्तियों के अंदर 3 मेजर इवेंट्स होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मेजर इवेंट्स निकल कर आते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सबसे पहला है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है। क्लोरोफिल अभी हमने बात करी ना कि सनलाइट को ट्रैप करता है, तो वो लाइट एनर्जी को, यानी कि सनलाइट की एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, उसको लाइट एनर्जी कहा जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो क्लोरोफिल है कहां पर, ये प्लांट्स के लीफ सेल्स के अंदर है। ये क्या काम करता है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सोलर एनर्जी को यानी कि सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, प्लांट के अंदर फूड मेकिंग के प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो सनलाइट जो है वो तो जो प्लांट्स हैं वो इस सनलाइट को ट्रैप ही नहीं कर पाएंगे, सोलर एनर्जी को ट्रैप ही नहीं कर पाएंगे। और जब सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी प्लांट्स की पत्तियों को, तो इसका मतलब फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, स्टेप 1 अगर अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा क्लोरोफिल की एब्सेंस में, तो फूड मेकिंग का प्रोसेस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखना। अभी आगे चलकर हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी करेंगे कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। विदाउट क्लोरोफिल ये प्रोसेस जो होता है फूड मेकिंग का प्लांट्स के अंदर वो हो ही नहीं सकता। इसके लिए अभी हमें एक्टिविटी भी देखेंगे आगे चलकर। सेकंड स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी का, सूरज की किरणों की बात हो रही है यहाँ पर, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो वाटर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये CO2 था और ये वाटर था, ठीक है। और ये चीज प्लांट्स ने यूज करी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट है यहाँ पर, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, और वाटर जो होता है यहाँ पर जो प्लांट्स ने यूज करा था यहाँ पर H2O, वो स्प्लिट हो जाता है। कैसे होता है ये, तो जो एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी होती है, जिसको क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करा लाइट एनर्जी को, वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। सेकेंड स्टेप के अंदर 2 स्टेप्स छुपे हुए हैं, एक तो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाना, पहली बात क्लियर हो गई सेकेंड स्टेप में। दूसरी चीज है सेम टाइम पर क्या होता है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 चीजों में, एक हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन जो होता है वो फूड फॉर्मेशन के काम आता है और ऑक्सीजन जो होता है उसको प्लांट्स एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर देते हैं। जो एटमॉस्फेयर प्लांट्स रिलीज करते हैं वो जो है हम इंसान और जानवर जो है वो यूज करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। वी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2, और प्लांट CO2 को यूज कर रहे हैं और वाटर को यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था H2O के नाम से, ये स्प्लिट हो गया एक तो हाइड्रोजन में, जो कि प्लांट के फूड फॉर्मेशन में काम आएगा। यानी कि आप इससे एक और चीज इंटरप्रेट कर सकते हो कि हाइड्रोजन जो है वो मदद करता है जो मॉलिक्यूल H2O से टूटा, जैसे अगर आप इसको H2O को खुद से भी तोड़ो तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने H अलग कर दिया और O अलग कर दिया, तो ये जो हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ, ये प्लांट्स जो है इसको यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए
ऑक्सीजन जो निकल कर आएगा, जो H2O से जो O2 टूटेगा, वो जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, जिसको इंसान और जानवर यूज करेंगे ब्रीदिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये टूट गया H2O into H2 and O2। और इस प्रोसेस को, ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वाली जो चीज हुई कि H2O का टूटना इनटू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि दोस्तों पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये फोटो का मतलब क्या होता है साइंस में। फोटो का मतलब होता है, ये फोन से खींचने वाली फोटो की बात नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आपको सनलाइट चाहिए होती है उसको हम फोटो कहते हैं। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल H2O स्प्लिट हो पाया, ये किसकी मदद से हो पाया? लाइट एनर्जी की मदद से। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, और उसी जो सूरज की किरणें जो पड़ी, उसी लाइट एनर्जी की मदद से ये H2O स्प्लिट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग दोस्तों नाम देते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि सूरज की किरणों की प्रेजेंस में H2O मॉलिक्यूल का टूटना इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, ये इसको आप फोटोलाइसिस ऑफ H2O भी बोल सकते हो अगर आप वाटर को कन्वर्ट करोगे उसके केमिकल नेम के अंदर। तीसरा स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहां पर दोस्तों वर्ड लिखा हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो रिडक्शन का क्या मतलब है? जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट का खाना बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है रिडक्शन का? क्या इसका मतलब कंप्रेस होना है या साइज में कम हो जाना है? तो देखो साइंस के अंदर रिडक्शन का ये मतलब होता है एडिशन। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना नहीं होता, किसी एडिशनल चीज को इंट्रोड्यूस करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, क्योंकि ये लाइन गिवन है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद से एनालिसिस करने लग जाते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, क्योंकि डिक्शनरी मीनिंग तो रिडक्शन का यही होता है साइंस में। लेकिन रिडक्शन का मतलब होता है किसी एडिशनल चीज को इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को ऐड करना। तो रिडक्शन का मतलब ये है यहाँ पर ऐड हो रहा है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वो कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, यानी कि CO2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो कंबाइन हो गया। इसको हम रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जब भी किसी चीज के लिए रेफरेंस पे रिडक्शन बोला जा रहा हो, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन की बात चल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी चीज के साथ ऐड हुआ है या कोई चीज आकर CO2 के साथ ऐड हुई है, तो यहाँ पर क्या ऐड होने की बात हो रही है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की। जब ये CO2 और हाइड्रोजन का संगम होता है, इससे प्लांट का खाना बनता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या जिसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हो, या सिंपल भाषा में आप प्लांट का इसको फूड भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको देखो, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन के साथ सबसे पहले तो देखो मर्ज हुआ। जैसे ही वो मर्ज हुआ, यानी कि उसका रिडक्शन हुआ, एडिशन हुआ, ठीक है, वो बन गया ग्लूकोज के अंदर, कन्वर्ट हो गया C6H12O6, जो हमने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की बात करी थी। और इसी ग्लूकोज को आप अलग अलग नामों से बोल सकते हो। ये प्लांट का खाना भी है, ये कार्बोहाइड्रेट भी है। जितना प्लांट इसको यूज कर लेंगे वो ठीक है, जो बचा लेंगे उसका फिर नाम हो जाएगा स्टार्च। ठीक है, जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा, जो बचा हुआ खाना होगा, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होगा, उसको प्लांट्स में हम लोग स्टार्च कहते हैं। बचे हुए एनर्जी रिजर्व को इंसानों की बॉडी में हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सभी प्लांट में, क्या ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप चलता है कि सबसे पहले लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है प्लांट में, जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, उसकी मदद से, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और उसके बाद वाटर जो है वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, यानी कि वहां पर किसी चीज का एडिशन होता है, और यहाँ पर किस चीज का एडिशन हो रहा था? हाइड्रोजन का, और वो फिर प्लांट का खाना बना देता है ऑटोमेटिकली। कार्बोहाइड्रेट बोल लो आप उसको, प्लांट का फूड बोल लो, या फिर ग्लूकोज बोल लो। तो क्या सवाल ये उठता है, क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमेशा इसी ऑर्डर में होता है कि पहले स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, उसके बाद ही स्टेप 3 होगा, जिसके अंदर प्लांट का ग्लूकोज बन रहा है, खाना बन रहा है? तो देखो दोस्तों, इसका आंसर है जरूरी नहीं है कि दुनिया भर में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ पौधों की कैटेगरी में आते हैं ग्रीन प्लांट्स, सब में ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है
वो ऐसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है आपके लिए कि डू दीज स्टेप्स अकर वन आफ्टर अनदर, और ये सब कुछ एनसीईआरटी के बेस पर है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ वो टॉपिक समझ में आए जिसके बारे में एनसीईआरटी ने ज़्यादा बात नहीं कर रखी है। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हैं दे नीड नॉट टेक प्लेस। आगे ना आंसर कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एक के बाद एक ही इमीडिएटली होंगे। अब एक्सेप्शंस है, यानी कि इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में होता है लेकिन इसी स्टेप्स में होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के तौर पर दोस्तों हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, रेफरेंस के लिए लेते हैं डेजर्ट प्लांट्स को। कुछ जो प्लांट्स होते हैं इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है इसका डेजर्ट प्लांट्स। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लो कैक्टस की, है ना, कैक्टस को तो आप जानते ही हो जिसमें कांटे होते हैं, तो वो वाटर लॉस को बेसिकली अवॉइड करता है। तो कैक्टस फंक्शन कैसे करता है हम देखते हैं। डेजर्ट प्लांट जो है वो अपना पानी बचाते हैं क्योंकि उनको पता है कि रेगिस्तान में उनको पानी मिलेगा नहीं। इसी रीजन की वजह से उनके थिक क्यूटिकल्स, थिक लीव्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को हम क्यूटिकल्स कहते हैं, जहां पर पानी को वो बचाते हैं, कंजर्व करते हैं कि इतनी ईजिली उनकी लीव्स में से जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, जिसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पहले बताया था कि इंसानों के अंदर जैसे जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है, हमारे स्किन के थ्रू जो है पसीना बाहर निकलता है, डेजर्ट प्लांट्स वगैरह या कुछ प्लांट्स के अंदर या बेसिकली प्लांट्स के अंदर जो पानी जो लूज हो रहा होता है, जैसे इवेपोरेशन को अगर आप प्लांट्स की भाषा में बोलोगे तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये वाली चीज जो होती है ये डेजर्ट प्लांट्स के अंदर पानी जो है वो इतना इजीली लूज ना हो पाए, इसके लिए ये लोग एक स्पेशल मैकेनिज्म अपनाते हैं। ठीक है, क्या होता है रात के समय में ये जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस, ये ना CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर देते हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने ना सिर्फ ये इंटरमीडिएट वर्ड बोल रखा है कि दे प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, लेकिन हमें बता नहीं रखा ये इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, क्या प्रिपेयर कर लेते हैं। सिर्फ उन्होंने एक वर्ड दे रखा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दोस्तों ना कोई एक्चुअली इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है वो एक स्पेशल चीज प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आपको वो स्पेशल चीज पता तो होनी चाहिए, और वो क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं और उस स्पेशल चीज का नाम क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, बस ये इंटरमीडिएट बोलकर छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ, रात के समय में सबसे पहले तो आपने इतना समझा कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो एक इंटरमीडिएट एक चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो चीज क्या है, वो एक ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। और पर्टिकुलरली जो डेजर्ट प्लांट्स जो ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर करते हैं उसका नाम होता है मैलिक एसिड। ठीक है, CO2 को जो उन्होंने इनटेक करा रात के समय में, ठीक है, एब्जॉर्ब करा, रात में उन्होंने CO2 को बचा के रख लिया। ये CO2 देखो, अगर आप ध्यान से देखो, CO2 और पानी मिलकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए दोस्तों एक रूल ये है, सिर्फ CO2 और पानी के होने से कुछ नहीं होगा, क्लोरोफिल और सूरज की किरणों का होना जरूरी है। अब यहां पर तो बात हो रही है रात के समय में, तो रात को अभी के लिए प्लांट ने क्या कर रखा है, CO2 को पहले से अपने पास रख लिया और उसको रखा है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और उस एसिड का नाम जो होता है वो है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड बना लेते हैं ये CO2 से अपना रात के समय में, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, अब दिन के टाइम पर ये प्लांट्स क्या करते हैं, अच्छा रात को ये जो एसिड बनाते हैं CO2 को कन्वर्ट करा इन्होंने, एक इंटरमीडिएट बनाया, यानी कि CO2 का प्रोसेस, CO2 का जो फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है, उससे इन्होंने एक ऑर्गेनिक एसिड बनाया मैलिक एसिड के नाम का। इसको साइंस की भाषा में ये बहुत एक फेमस प्रोसेस होता है, आपको जरूरी नहीं है कि जानना है 10th क्लास की एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि इसके बारे में सर्च करा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, उसके एक नाम होता है CAM, CAM, फुल फॉर्म होती है क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट का एक मेटाबॉलिज्म होता है डेजर्ट प्लांट्स का, वाटर लॉस ना हो, रात को CO2 को एब्जॉर्ब कर लो और उसको मैलिक एसिड की फॉर्म में, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, उसकी फॉर्म में स्टोर कर लो, उसको CAM कहते हैं, CAM, क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये एक प्रकार से प्लांट्स का, डेजर्ट प्लांट्स का एक एडेप्टेशन मैकेनिज्म होता है, जिससे वो अपने पानी जो उनका लूज हो सकता है शरीर से, उसको अवॉइड करते हैं। अब दिन के टाइम पे क्या करते हैं, देखो क्या यहाँ पर फूड बन गया प्लांट का, क्या खाना बना लिया उन्होंने, नहीं,
CO2 है उनके पास, पानी भी चलो उनके पास होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है विदाउट क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना तो इनिशिएट हो सकता है ना खत्म हो सकता है। जब सनलाइट ही नहीं है तो ग्लूकोज जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अल्टीमेटली प्लांट का खाना होता है, वो तो प्रोसेस इनिशिएट हो ही नहीं पाया, उसके लिए सूरज की किरणें चाहिए, और यहाँ पर तो रात हो रही है। तो प्लांट्स ने जो रात को CO2 को ट्रैप करा था अपने पास, दिन के टाइम का वो वेट करता है ताकि दिन में जब सूरज की किरण निकलेगी तो प्लांट देखना कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, दिन के समय पर जो CO2 को एब्जॉर्ब करा था डेजर्ट प्लांट ने रात को, जैसे कैक्टस ने रात को CO2 को एब्जॉर्ब करा था, और मैलिक एसिड जो कि एक अपने आप में ऑर्गेनिक एसिड है, एक इंटरमीडिएट बनाकर उसको अपने पास रख लिया। ठीक है, इस एब्जॉर्ब करे हुए CO2 को प्लांट्स यूज करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स यूज करते हैं। जैसी सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं तो CO2 जो उन्होंने रात को रखा हुआ था उसके पिटारे खोल देते हैं कि हमारे पास CO2 है, पानी है, सूरज की किरणों का पड़ने का वेट है। अब क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स हैं, इनके पास क्लोरोफिल भी होगा, बस सूरज की किरणों की कमी थी, लाइट एनर्जी की कमी थी। जैसी लाइट एनर्जी इनके ऊपर पड़ती है, इनके अंदर केमिकल एनर्जी बनने का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा एडेप्टेशन का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो डेजर्ट प्लांट्स हैं अपने वाटर लॉस को बेसिकली जो है वो अवॉइड कर पाते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर इससे वाटर लॉस कैसे हो सकता था, ये प्लांट्स ने ड्रामे क्यों करे रात के समय पे, ये दिन में आराम से वेट कर लेता सूरज की किरण को निकलने का, और तब ये अपने CO2 और वाटर को मिक्स करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फिर ही अपना ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हाइड्रो जो पानी है H2 है ये वो बना लेता। तो देखो दिन के समय पर डेजर्ट एरियाज में दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और तब कोई गारंटी नहीं थी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से हो भी पाता। बहुत सारे पदार्थ प्लांट से, उसकी पत्तियों से इवेपोरेट होकर, जिसको हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहते हैं, वो इनिशिएट हो जाता। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती तो डेजर्ट प्लांट्स ने आधा जो काम है वो रात को ही कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कल सुबह पिकनिक पे या स्कूल में किसी फंक्शन पे जल्दी निकलना है, तो आपकी मम्मी ने आपकी लंच की जो तैयारी है वो पहले से ही करके रख दी। फॉर एग्जांपल आप कल को आलू के पराठे लेकर जाने वाले हो, तो जो आलू का पूरा जो बेस है वो उन्होंने पहले से ही आटा वाटा मार कर फ्रिज में रख दिया, कि ताकि जब आप सुबह स्कूल के लिए उठोगे, जितने टाइम आप वॉशरूम वगैरह जाओगे, नहाओगे धोगे, तब तक आपकी मम्मी आपके पराठे सेक देगी। ठीक है, और लंच पैक हो जाएगा आपका। तो सिमिलरली यहाँ पर यही हुआ कि रात को इसने होमवर्क कर लिया, आधा काम कर लिया, ताकि कल सुबह जैसी सूरज की किरण निकलेगी, हल्की सी भी सूरज की किरण पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए। इतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए कि फिर प्लांट की पत्तियों से वो जो वाटर वगैरह जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो स्टफ है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने में, वो फिर खत्म हो जाए या फिर इवेपोरेट हो जाए। और वैसे इवेपोरेशन ना बोल के हम उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वो तो समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, पता चला फिर ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसके लिए जो हमें लाइट एनर्जी चाहिए थी, सनलाइट की एनर्जी चाहिए थी, वो तो प्लांट्स को मिल गई, लेकिन जो पदार्थ है जो कि कन्वर्ट करेंगे रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड में, वही खत्म हो जाए। इसका लूज नहीं होना चाहिए, इसका लॉस नहीं होना चाहिए था, ये लूज नहीं होने चाहिए थे CO2 और वाटर। इस वजह से उसने CO2 को रात को ही अपने अंदर कंजर्व करके फॉर्मेट भी उसका चेंज कर दिया, उसको एक इंटरमीडिएट बना दिया इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जिसका क्रिस्टल क्लियर जो स्पेसिफिक नाम होता है दैट इज नोन एज मैलिक एसिड। और उस प्रोसेस को हम लोग क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। लास्ट में इसमें ये लिखा हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट आप उसको कह लो। और वो कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं वो इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हुए, जो कि प्लांट की पत्तियों में एक पदार्थ था क्लोरोफिल, उसने ट्रैप कर रखी थी। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस जो है ये पूरा का पूरा वर्क करता है जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं रह गया इसमें हमारा। ठीक है, अब दोस्तों हमारी एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, नॉर्मल जो पत्ती होती है उसकी लेबलिंग गिवन है। अब ये सिर्फ जो नाम है ना, अगर आप देखोगे ये सिर्फ नाम ऐसे करके गिवन है। ये वाला डायग्राम ना एनसीईआरटी में यहां से लेकर यहां तक इतना गिवन है ये एनसीईआरटी में। अब इसकी जो लेबलिंग है वो भी दे रखी है, डायग्राम भी बन रखा है, लेकिन बता नहीं रखा है कि हर एक पार्ट का काम क्या होता है।
ठीक है, तो इसको जरा समझ लेते हैं हम, जो चीजें एनसीईआरटी ने मिस कर दी हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल लीफ है, ठीक है, शेप इसकी इन्होंने बैटमैन जैसी बना दी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लेबलिंग है, पहले हैं लीफ के हम आउटर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर प्लांट लीफ के अंदर जो टिश्यूज होता है उसके टिश्यूज के पार्ट को जानेंगे, ठीक है। आउटर एंड पर आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक पार्ट है जिसका नाम है मिडरिप, फिर है लेमिना जिसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, फिर जैसे हमारी हाथ की नसें होती हैं वैसे प्लांट पर भी ये साइड से जो वेन्स दिख रही होती हैं जो कि नसों की तरह दिख रही होती है उसको हम वेन्स कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल होता है प्लांट्स के अंदर जो कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, और फिर यहाँ पर हमारे ये जो सारे के सारे पार्ट्स हैं, वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेसेस, गार्ड सेल, लोअर एपिडर्मिस, ये सारी की सारी जो लेबलिंग है नीचे वाले पार्ट की, ये प्लांट के टिश्यूज के पार्ट्स हैं। ऊपर वाला जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है पत्ती का, प्लांट के लीफ का और जो है ये आउटर स्ट्रक्चर है, मिडरिप, लेमिना जिसका नाम लीफ ब्लेड भी है, वेन्स, वेस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम आता है, और प्लांट के टिश्यूज के पार्ट्स हैं ये सारे वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, गार्ड सेल, एयर स्पेसेस और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको अब हम अच्छे से समझते हैं एक एक पार्ट को, ठीक है। तो एक्सटर्नल पार्ट जो होते हैं प्लांट की पत्तियों के, उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है मिडरिप, ठीक है। मिडरिप मतलब मिडल वाला ये जो मोटा सा ये जो पार्ट है, ठीक है, जिसने एक लीफ को, अगर आप मान लो कि ये मोटा वाला पार्ट है, जो पत्ती है वो इस तरफ भी बाइफरकेटेड है इसके और इस तरफ भी बाइफरकेटेड है, तो ये बीच में एक तरीके से एक सपोर्ट देने का काम कर रहा है पत्ती की इस साइड को और पत्ती की उस साइड को। जैसे पहले मान लो ये जो बीच वाली जो लाइन है, ये जो रेखा है, ये जो मोटी वाली, ठीक है, इसके इस साइड भी पत्ती का पार्ट है, इस साइड भी पत्ती का पार्ट है, इस बीच वाले पोर्शन को हम लोग मिडरिप बोलते हैं, ठीक है। तो मिडरिप जो है ये एक थिक सेंट्रल वेन है, ये भी एक नस है, ये भी एक नस है। वेन मतलब मैंने आपको बताया जैसे हमारी नसें होती हैं, ये भी प्लांट की पत्तियों में एक तरीके से आप इसको, हमारी जो नसें होती हैं वैसे आप इमेजिन कर लो, ये थिक सेंट्रल वेन है प्लांट की पत्ती में जिसको हम लोग मिडरिप बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पत्ती जो है इस साइड भी है, इस साइड भी है, बीच पे से सपोर्ट देने का काम कर रहा है और मोटा भी है, इसलिए सबसे ज्यादा लीफ में जो मोटा वाला पार्ट है, आउटर पार्ट जो आपको दिख रहा है वो मिडरिप ही होता है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक लीफ को और ये मटेरियल्स को कंडक्ट करता है, यानी कि प्लांट की पत्ती के अंदर जो भी उसको मिनरल्स, न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा उसको इधर उधर फैलाने का काम करेगा, क्योंकि ये फर्दर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बाइफरकेट होता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हर जगह पर मटेरियल्स को कंडक्ट करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है ये। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर लेमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये जो साइड का पोर्शन है, ठीक है, ये जो साइड के पोर्शन आ रहे हैं इसको हम लेमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। तो ये ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, इसको हम लेमिना या फिर लीफ ब्लेड कहते हैं। ये मेन जगह होती है जहां पर फोटोसिंथेसिस अकर होता है। अब सोचो जरा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि दिस इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ ये डायग्राम देकर आपको छोड़ दिया, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रखी है। तो दिस इज द मेन साइट लेमिना या लीफ ब्लेड जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, और ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि सनलाइट के नीचे सबसे ज्यादा एक्सपोज है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जिसमें ब्रांचेस वगैरह निकल रखी हैं, तो ये जो पूरा आपका ग्रीन वाला जो पार्ट है लेमिना या लीफ ब्लेड, यही एक्सपोज है सनलाइट से, और यहीं जब सनलाइट पड़ेगी तो वो ही जो लाइट एनर्जी होगी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, और फोटोसिंथेसिस का यानी कि प्लांट्स का ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही वो पार्ट होगा जहां पर क्लोरोफिल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद है यहाँ पर जो आपको ये जो वेन्स दिख रही हैं ये वाली, ठीक है, ये जो छोटी छोटी वेन्स, ठीक है, इधर उधर ये जो आपको रूट जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये वेन्स हैं। जैसे लीफ के ऊपर इंसान की जैसे हाथ की नसें होती हैं वैसे नस जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये नेटवर्क है ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स का। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना दोस्तों, कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, ठीक है, स्ट्रैंड्स मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने एक मेन ब्रांच ली, उससे आप फर्दर सब ब्रांचेस निकाले जा रहे हो, उसको हम स्ट्रैंड्स कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से लकीरें, साइड की लकीरें, उसको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स को, जो पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे ये वाली जो लकीरें हैं, ये साइड की जो लकीरें निकल रही हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लांट की पत्तियों के अंदर स्ट्रक्चर एज वेन्स।
ये क्या काम करते हैं? ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं थ्रू वेस्कुलर बंडल्स। पूरी पत्ती में जो बॉस है, सबसे बड़ा जो बॉस है जो खाना पहुंचाएगा, ये भी मटेरियल्स को कंडक्ट कर रहा था, मिडरिप, ठीक है। सबसे मोटा वाला पार्ट ये प्लांट की पत्ती का बॉस है, ठीक है। लेकिन जो ये वेन्स हैं, ये भी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं थ्रू वेस्कुलर बंडल्स। अब सवाल ये उठता है, सर ये वेस्कुलर बंडल्स क्या है? वेस्कुलर बंडल अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्लांट का, ये यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल में दो आइटम्स होते हैं मेन इंपॉर्टेंट, एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम, ठीक है। इसको आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा। तो वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसके अंदर दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं। प्लांट की पत्ती में दो वेस्कुलर बंडल होते हैं, और वो वेस्कुलर बंडल, मतलब बंडल तो एक ही है, वो जो बंडल बना हुआ है वो दो टिश्यूज से बना हुआ है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या काम करता है? जाइलम जो है वो पानी को और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को जो प्लांट के रूट्स में आ रखे हैं, सबसे पहले आप जैसे पानी डालते हो, कोई भी खाद वगैरह डालते हो, सबसे पहले तो जो मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, या फिर वो मिनरल्स सबसे पहले जहाँ तक जाते हैं वो प्लांट की जड़ों तक जाते हैं, रूट्स तक जाते हैं। रूट से ऊपर एंटी ग्रेविटी उसको उठाते हुए जो पत्तियों तक जो न्यूट्रिशन को लेकर जाने का जो काम करेगा, जो मैकेनिज्म, जो टिश्यू, वो है जाइलम। तो जो भी पानी होता है वो भी प्लांट की जड़ों में जाता है, मिनरल्स भी सारे प्लांट की जड़ों में जाते हैं। तो जड़ से लेकर पत्तियों तक जो टिश्यू लेकर जाता है उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी में क्यों कह रहा हूँ? रूट्स तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, ऊपर स्टेम तक आते हुए जो पत्तियां साइड की निकल रखी हैं, जैसे नीचे जो है ये रूट्स है, ठीक है, ये तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो गया, ऊपर उठाकर इसको लेकर जाना, डेट इज कॉल्ड एज एंटी ग्रेविटी। तो ये जो एंटी ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेशन में जो मदद करता है, जो पार्ट, जो टिश्यू है, वो है जाइलम, ठीक है। जाइलम का काम आप समझ गए। फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम भी ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर एक टिश्यू होता है जो कि मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में। ये क्या करता है? जो फूड प्रिपेयर हो गया है, देखो कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल जो है, आटा, मैदा, चावल, दाल, चीनी, दूध, ये सब पहले किचन में जाकर आप रखा है, मम्मी को दे आए अपनी, कि मम्मी मैं बाजार से राशन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करा? आप ग्राउंड फ्लोर पे गए थे, यानी कि रूट्स के पास थे आप, और ऊपर चढ़कर आप अपने फ्लोर पर आए और आपने किचन में आकर अपनी मम्मी को पकड़ा दिया। तो ऊपर चढ़कर एंटी ग्रेविटी जो सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करा वो जाइलम ने करा। फ्लोएम क्या करेगा? जो आप किचन में जो रॉ मटेरियल्स रखकर आए हो मम्मी, उससे उन रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी, फिनिश फूड बनाएगी, ठीक है। तो आप उसको ऐसा इमेजिन कर लो, जो रॉ मटेरियल प्लांट की पत्तियों तक आया था वो, ठीक है, वो बनेगा फूड। प्लांट की पत्तियों में क्यों बनेगा? वहां पर है क्लोरोफिल, ठीक है, और वही उसी क्लोरोफिल की मदद से ये जो लाइट एनर्जी है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू केमिकल एनर्जी। रिजल्ट निकल कर आएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, या जिसको आप प्लांट का फूड भी कह सकते हो। तो जो खाना यहाँ से प्रिपेयर हो गया है, मम्मी आवाज देगी आपको किचन से, खाना बन गया, सब लोग अपनी अपनी प्लेटें ले जाओ, मैंने प्लेटें लगाकर रख दी हैं, तो वो फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। इसको समझने का बेस्ट तरीका यही है कि आप राशन लेकर आए, ठीक है, नीचे गए थे आप ग्राउंड फ्लोर पर, रूट्स के पास थे आप, टुवर्ड्स द ग्रेविटी थे, ऊपर चढ़कर आए आप अपने घर पर लिफ्ट से, सीढ़ियों से, मम्मी को किचन में कच्चा माल आप दे गए, राशन दे गए कि ये है मम्मी, दाल, चावल, चीनी, दूध, आटा वगैरह, इसका ये खाना बना दो। तो वहां पर रूट से होते हुए पत्तियों तक आ गया, पत्ती मतलब प्लांट्स की किचन है, और यहाँ पर किचन के अंदर जो खाना जो बन गया, ठीक है, जो प्रिपेयर्ड फूड है पत्तियों में बना, वो अब दूसरे पार्ट्स में जाएगा, यानी कि दूसरे कमरों में जाएगा बटने के लिए आपके घर में। तो ये काम होता है फ्लोएम का। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये दोस्तों हमने समझे प्लांट के पत्तियों के आउटर पार्ट, ठीक है, मिडरिप से होते हुए, वेस्कुलर बंडल से होते हुए वेन्स और लेमिना, जिसको हम लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट का जो टिश्यू होता है, उस टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो लीफ टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कुछ कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये जो आप आउटर कवरिंग देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। ये एक पतली सी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है प्लांट की पत्तियों में, बहुत पतली सी, जैसे सेल की आउटर कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमीबल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, उसी प्रकार से प्लांट की पत्तियों पर जो पतली सी आउटर लाइनिंग होती है, जो उसका प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है, वो होता है वैक्सी क्यूटिकल। ये काम क्या करता है?
ये वाटर लॉस को रिड्यूस करता है और प्रोटेक्ट करता है पत्ती को, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ये वैक्सी क्यूटिकल था। उसके बाद है यहाँ पर आपका अपर एपिडर्मिस, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बक्सा सा बन रखा है रेक्टेंगल सा, ये है आपका अपर एपिडर्मिस। ये एक अपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट की पत्तियों की। ये इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है और ये अलाउ करता है लाइट पेनिट्रेशन को, कि सूरज की जो किरणें हैं अंदर इसके घुस सके, ये परमिशन देने का काम करता है। ऊपर की साइड की प्रोटेक्टिव लेयर है ये, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तीसरा पार्ट, ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं अंदर, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कुछ जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है, उनके अंदर ग्रीन डॉट्स के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्रीन ऑर्गेनेलीज हैं प्लांट सेल्स के। इंसानों के अंदर, जानवर के अंदर, जो अंदर शरीर के अंदर जो पुर्जे फिट होते हैं उसको हम ऑर्गन्स कहते हैं। वहीं पर सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसको साइंस में हम ऑर्गन्स में कह के ऑर्गेनेलीज कहते हैं। तो ये प्लांट सेल्स के अंदर छोटे छोटे उसके ऑर्गन्स हैं जिसको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, और उस ऑर्गेनेलीज का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो आपको एक चीज समझ में आ गई। सबसे पहले दोस्तों देखो, एक स्ट्रक्चर होगा जो कि होगा ये हमारा प्लांट सेल, ये हमारा है प्लांट सेल। प्लांट सेल के अलग कलर से बना देता हूं। प्लांट सेल के जो अंदर जो होगा ये होगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर है, ठीक है, अंदर जो स्ट्रक्चर है ये होगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसकी लेयरिंग कुछ ऐसे चलती है। सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमने डिस्कस करा था उसकी केमिकल इक्वेशन, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है? वो करता है क्लोरोफिल, ठीक है। और वो क्लोरोफिल है कहां पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट है किसके अंदर? प्लांट सेल का पार्ट है वो, ठीक है। तो ये ट्रैप करता है सनलाइट को एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। तो मतलब बेसिकली क्लोरोप्लास्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो सनलाइट को ट्रैप करने का जो काम है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को जो स्टार्ट करेगा जो, वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है तो फर्क नहीं पड़ता हम उसको क्लोरोप्लास्ट के लिए क्लोरोफिल के लिए एग्जैक्ट। लेकिन अगर आपको पिन पॉइंट करके बोलना है, एमसीक्यू अगर आ जाए अगर आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो आपको क्लोरोफिल को मार्क करना है एज अ करेक्ट ऑप्शन, जो कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, ये कुछ गैप्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर एक गैप है, ये इतना गैप खाली है, यहाँ पर एक गैप है, ये गैप है, ये है एयर स्पेसेस, ठीक है। यानी कि जो प्लांट के टिश्यूज को अगर आप दूर से देखो ना, जो पूरा पार्ट है ये इंटैक्ट नहीं है, चिपका नहीं हुआ है, बीच बीच में खुली खुली थोड़ी थोड़ी सी खाली खाली जगह भी है। इसको हम एयर स्पेसेस बोलते हैं। प्लांट के एक सेल और दूसरे सेल के बीच में जो गैप है उसको हम एयर स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है। इससे जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस की जो मूवमेंट है, जैसे CO2 और ऑक्सीजन का बाहर जाना एटमॉस्फेयर के अंदर और CO2 का यूज होना प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में, ताकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो सके सनलाइट और क्लोरोफिल को मिलाकर। तो ये जो गैसेस हैं अंदर बाहर जो जा रही हैं एक प्लांट के अंदर, ये एयर स्पेसेस जो हैं वो टाइटली, अगर ये सारी चीजें पैक्ड होती तो एयर स्पेसेस में, यानी कि जो गैप है, जो जगह है, वो उसको कम मिलती, तो इतनी इजीली ये जो हवा में फैल जाता है O2 और CO2 इतनी इजीली एंटर कर जाता है, ये नहीं हो पाता। तो एक गैप्स हैं बेसिकली, जो कि खुला खुला एरिया, एक मैदान की तरह, जहां पर जो भी काम होता रहेगा प्लांट्स का, तो उसके अंदर कुछ मटेरियल जाएगा और उसके अंदर से कुछ चीज बाहर निकलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, ये है आपका गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के स्टोमेटा के इर्द गिर्द, ठीक है। ये स्पेशलाइज सेल्स हैं, स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम उनको स्पेशलाइज सेल्स बोल रहे हैं। किसके इर्द गिर्द है ये स्टोमेटा के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के बारे में भी अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और ये मदद क्या करते हैं? ये गार्ड सेल बेसिकली जो स्टोमेटा होता है, जो कि अगेन गैसियस एक्सचेंज करवाने में मेन एक एलिमेंट होता है प्लांट के अंदर, उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग के लिए ये मदद करते हैं। ये इनका स्पेशलाइज काम है, इसलिए इनको स्पेशलाइज सेल्स बोला जाता है। ये मदद करते हैं कि स्टोमेटा ओपन हो सके और क्लोज हो सके,
और ये गैसेस एक्सचेंज को भी रेगुलेट करते हैं कि कुछ गैसेस अंदर आ रही है, कुछ गैसेस बाहर निकल रही हैं, जैसे CO2 का अंदर आना, O2 का बाहर जाना। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने अपर एपिडर्मिस को देखा था ना, ये अपर प्रोटेक्टिव लेयर थी, यहाँ पर है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये लोअर प्रोटेक्टिव लेयर है और इसी लोअर प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर जनरली स्टोमेटा होता है। इसी लोअर प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर जनरली स्टोमेटा जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक्चुअल साइट्स हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवाने के लिए। और अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो, ठीक है, प्लांट की पत्तियों में अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो, सनलाइट ट्रैप ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल ही नहीं होगा। फिर जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ही एब्सेंट है तो क्लोरोफिल ऑटोमेटिकली आके थोड़ी ना बैठ जाएगा। और मेन काम क्लोरोफिल का होता है सनलाइट को ट्रैप करने का, तो ये सनलाइट ट्रैप ही नहीं हो पाएगी और प्लांट का जो खाना है जो कि ग्लूकोज या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वो भी कभी भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट डायग्राम और इसके जो पार्ट्स हैं जो हमने सीखे यहाँ पर, ये हमें एक लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताते हैं। आउटर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको वैसे बता दिया, मिडरिप, लैमिना, लीफ ब्लेड, कैलोस्को, वेन्स और वेस्कुलर बंडल, फ्लोएम, जाइलम। ठीक है, ये हमें ये दिखाते हैं कि कैसे हर एक पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों हम उसके बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।